सभी विद्यार्थियों को सस्नेह नमस्कार। हमने जो साहित्य सिंधु में ज्ञानार्जन की श्रृंखला का आरंभ किया था, उसी का अगला मोती है कथाकार जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन, जो कि कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तिका में संकलित निबंध है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रेमचंद के बाद के सबसे महत्वपूर्ण कथाकार जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने विविध प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिनके नाम हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। और इनके वैचारिक निबंध संग्रहों के नाम हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार और समय और हम। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनको मिलने वाले पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्म भूषण। इनका निधन सन 1990 में हुआ। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। इन पंक्तियों में बड़ी ही सहजता से जैनेंद्र कुमार ने ये बताने का प्रयास किया है कि एक आशावादी और निराशावादी व्यक्ति की मानसिकता में क्या अंतर होता है। जो निराशावादी होता है, वो यथार्थ की कठिन या विकट परिस्थितियों को ही अंतिम सत्य मान लेता है और स्वयं को मजबूर समझकर वो प्रयास करना छोड़ देता है और अंततः वह असक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, वो परिस्थितियों को बदलने में सफल नहीं हो पाता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि वो मन से ही हार मान चुका है, उसने यथार्थ की परिस्थितियों को ही अंतिम सत्य मान लिया है, तो इसलिए उसके हौसले जवाब दे जाते हैं। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, अर्थात जिसने सपने में जो सच्चाई होती है उसको पहचान लिया और हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं त्यागा, उत्साह बनाए रखा और लगातार प्रयास करता रहा, वही तो यथार्थ की विकटता से निकल पाता है। उसे यथार्थ की कठिनाई कहाँ निरुत्साहित कर सकती है। अर्थात आशावादी हर परिस्थिति में आशा का दामन नहीं त्यागता और इसीलिए वह सफल भी होता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान का अर्थ होता है महान कार्य। अर्थात उन्होंने जो साहित्य को दिया है, जो उन्होंने साहित्य रचनाएं की हैं, वो उनका महान कृत्य है, वो अप्रतिम निधि है जो कि उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। और वो निधियाँ अगर हम देखें तो बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। मतलब उनका विस्तार बहुत बड़ा है और उसमें विषय सामग्री की विविधता है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। मनोवैज्ञानिक का यहाँ पर तात्पर्य है मन का विज्ञान।
यानी मन किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है, उसको समझते हुए जैनेंद्र कुमार ने बहुत सारे उपन्यासों और कहानियों को लिखा और मनोवैज्ञानिक कथाधारा का आरंभ करने वाले हिंदी साहित्य में वही माने जाते हैं। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। 1937 में इनका एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था त्यागपत्र, और त्यागपत्र के बाद इनको बहुत, प्रभुत का अर्थ है बहुत अधिक कीर्ति मिली, बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिली। किस रूप में? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में। यानी वो सिर्फ अब एक मनोवैज्ञानिक कथाकार ही नहीं रह गए थे, कहानीकार ही नहीं रह गए थे, अब उनका आयाम बढ़ गया था, वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुके थे। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। उनके द्वारा लिखी ये कहानियाँ समयातीत मानी जाती हैं, यानी हर समय में ये प्रासंगिक मानी जाती हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि इन रचनाओं ने तो जैसे काल को ही जीत लिया है, समय को जीत लिया, और समय के चलने का इन कहानियों की प्रासंगिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में, सिर्फ कहानीकार ही नहीं है, एक गंभीर विचारक भी हैं, और गंभीर विचारक मननकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत सरल एवं अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। बहुत सारे प्रश्न हैं, समाज से संबंधित, राजनीति से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जो बड़े जटिल प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारे कथाकार जैनेंद्र कुमार, जो कि एक विचारक भी हैं, वो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, सरल ढंग से इन गहरे प्रश्नों के उत्तर तलाश लेते हैं, खोज लेते हैं, और ये जो इनकी विलक्षणता है ये इन्हें और भी महान विद्वान के रूप में, महान साहित्यकार के रूप में स्थापित कर देती है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। गांधीवादी चिंतन को तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन जितने सुंदरता के साथ, स्वाभाविकता के साथ जीवन और जगत के प्रश्नों के संदर्भ में वो इनके उत्तर तलाश देते हैं, या गांधीवादी चिंतन को वो समाहित करते हुए वो अपनी बात रखते हैं, वो कहीं और हमें मिल ही नहीं सकता, दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। इससे ये भी पता चलता है कि वो गांधीवाद को कितने अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, कितना अच्छे ढंग से उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया है। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। ये कैसा निबंध है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें क्या है, गहरी वैचारिकता है, विचारशीलता है। जैसे बहुत गहन मनन चिंतन के बाद इस बात को लेखक या निबंधकार लिख रहा है, लेकिन साथ साथ साहित्य में जो सौंदर्य बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है वो भी हम इस निबंध के अंदर देखते हैं। उसका संयोग जो कि आमतौर पर निबंधों में जिसका अभाव रहता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। हिंदी में करीब 1-1.5 दशक, आप ये मान सकते हैं, दशक का मतलब था 10 वर्ष का समय, तो 1.5 दशक यानी करीब 15-20 साल पहले की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि इसको लिखे हुए भी, इस किताब को छपे हुए भी एक समय हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ 15-20 साल पहले ही उपभोक्तावाद और बाज़ारवाद
पर लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है। अगर आपको याद होगा तो कक्षा 9वीं में भी एक पाठ आपने पढ़ा होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। यानी उपभोक्तावाद जो है, जो कंज्यूमरिज्म है, उस पर जो चर्चा है वो पिछले कुछ दशकों से शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। लेकिन जैनेंद्र कुमार का ये जो निबंध है, ये उस चर्चा से बहुत पहले उन्होंने लिख दिया था, और वो आज भी सक्षम है कंज्यूमरिज्म को की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर जो निहित अंतर्वस्तु है, उसके अंदर जो निहित विषय वस्तु होती है, उसको समझाने में, उस प्रक्रिया को समझाने में आज भी ये निबंध सक्षम है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाज़ार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, अपने जान पहचान वालों के, अपने मित्रों के, बंधुओं के उदाहरण देते हुए, उनके अनुभवों के उदाहरण देते हुए वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कैसे बाज़ार में एक आकर्षक जादुई ताकत होती है और कैसे वो हमें अपना दास बना लेती है। हमें पता ही नहीं चलता, हम बाज़ार की उंगलियों पर नाचते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, और अगर हम अपनी ज़रूरतों को जानते हैं और अगर ज़रूरतों को समझकर हम बाज़ार को उपयोग करते हैं तब तो बाज़ार हमारे लिए लाभ देता है। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाज़ार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वो क्या देगा हमें? असंतुष्टि, क्योंकि हर चीज़ खरीदने की हमारी हैसियत नहीं होती। हमारे मन में तृष्णा बनी रहेगी, लालच बनी रहेगी, और जिसके पास होगा वो सामान हम उससे ईर्ष्या भी करेंगे अगर हम उसे खरीद नहीं सकते। तो इस तरह से अगर हम अपनी ज़रूरत को नहीं देखेंगे, सिर्फ बाज़ार की चमक दमक को देखेंगे, तो हमारे मन में एक असंतुष्टि, लालच और जलन का भाव आएगा और हम इसी से घायल हुए सदा बेकार बने रहेंगे। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से, यानी अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो के अंदाज में। किस्सा गोई होता है कहानी सुनाने की एक दिलचस्प कला को हम किस्सा गोई कहते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े सुंदर ढंग से कहानी सुनाते हैं, तो उसे हम किस्सा गो कहते हैं। तो उन्होंने कभी तो वो दार्शनिक बन जाते हैं अपने निबंध में कि बड़े ही गंभीर विचारक की तरह दर्शन की बात करते हुए, ज़िंदगी के फ़लसफ़ों की बात करते हुए बात कर रहे हैं, और तो कहीं पर वो बिल्कुल किस्सा गोई, किसी कहानीकार की तरह, किसी नैरेटर की तरह जो है वो जो सामने जो भी उनके प्रश्न उभरता है उसके जवाब को देते हुए नज़र आते हैं। इसी क्रम में केवल बाज़ार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। अपने बाज़ार दर्शन का अंत भी वो इसी बात पर करते हैं कि बाज़ार का पोषण करने वाला, जो बाज़ार का पोषण करे, जो कि समाज का पोषण ना करे, जो कि लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, उनकी मानसिक सेहत है, उसको ना बनाए रखे, ऐसा अगर अर्थशास्त्र है जो बाज़ार को ही सिर्फ पोषित करता है, सिर्फ मार्केटिज़म को ही पोषित कर रहा है, तो उसे अर्थशास्त्र नहीं कहा जा सकता। उसे हम अनीति का शास्त्र कहेंगे, एक बुरा शास्त्र कहेंगे, जिससे हमेशा समाज को नुकसान ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे बाज़ार दर्शन के जो बाज़ार दर्शन निबंध है उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम क्रमवार ढंग से अगली बार अगला जो हमारा YouTube होगा, अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। और तब तक स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। धन्यवाद।